नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डिटेल वीडियो लेक्चर बनाते हैं जनरल स्टडी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, जिसमें मैं आपसे इन डिटेल बात करूं तो ऑलरेडी हमने जो वन है, तो पेपर वन में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, सोसाइटी, इन सारे सब्जेक्ट की इन डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनरल स्टडी पेपर 2 की पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सब्जेक्ट, कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम कौन से सब्जेक्ट के डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है इन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चन, यानी मैं आपसे चर्चा करता हूँ जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं, उसकी हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। और ज़्यादा बात करूँ तो मैं आपको बाइफर्केशन बताता हूँ प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है तो उस सब्जेक्ट को मार्क्स के मद्देनजर रखते हुए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसकी और बात करें तो हम डिस्कशन करते हैं मटेरियल की, जिसमें हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे अधिक और महत्वपूर्ण रहती है बुक, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितनी पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन चर्चा करते हैं। साथ साथ में यदि एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसमें भी कौन कौन सी चीजें अच्छे से आपको पढ़नी है, तो वो भी डिस्कशन करते हैं। और यदि ये जो भी टॉपिक है वो करंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको करंट अफेयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी होगी, तो उसको भी कैसे पढ़नी है इसकी हम चर्चा करते हैं। और उसके बाद आता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में भी हम यही डिस्कशन करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, जिसके पढ़ने के लिए हम बुक लिस्ट, करंट अफेयर और एनसीईआरटी की बात कर लें, तो फिर हमको प्रिपेयर कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, वो हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, ताकि जो भी कोई प्रिपरेशन हो तो वो अच्छे से हो सके। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रह जाती है प्रिपरेशन के अंदर वो है एग्जाम्पल, यानी जैसे कि मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन कितने आते हैं, मेंस में क्वेश्चन कितने आते हैं। अब मटेरियल की बात, शायद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको जनरल स्टडी के जो सब्जेक्ट है वो भी पता हो, फिर प्रीलिम्स मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी पता हो, मटेरियल बुक कौन सी पढ़नी वो भी पता हो। लेकिन उन बच्चों को प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन कैसे करनी उसका आइडिया ना हो, तो वही संदर्भ देने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी एक या दो हम एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, ताकि आपको पता चले कि प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टैटिक से। यानी स्टैटिक में हम बात करें तो एनसीईआरटी और जीएस के जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से भी कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप याद रखिए, वैसे ये पॉलिटी सब्जेक्ट हम ले, जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट ले, तो उस सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में आसान है, लेकिन जब उसकी बात आती है जनरल स्टडी पेपर 2 में आंसर लिखने के लिए, तो करंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो यही सारी इंफॉर्मेशन की जो बातें हैं वो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वन बाय वन देखेंगे। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिए है, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट आएंगे जनरली पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएंगे सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम, गवर्नेंस, उसमें ई गवर्नेंस भी आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यही सारे सब्जेक्ट के बुक लिस्ट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो प्रीलिम्स में हम पॉलिटी की बात करें तो प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं 15 से 20, फिक्स नहीं रहता है, लेकिन आप 15 से 20 एवरेज पकड़ के चल सकते हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे।
यानी वेटेज रहेगा 30 से 40 मार्क्स प्रीलिम्स में। पॉलिटी से हम क्वेश्चन गिने तो जो आप उसमें बुक की अभी हम डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी और जनरल स्टडी की जो प्रिपरेशन रहेगी, तो प्रीलिम्स में पॉलिटी सब्जेक्ट से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आप सभी को एक बात बता दूं, अभी मैं आपको जो भी डिस्कशन बता रहा हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में, उसमें मैं 2019 की यूपीएससी के एग्जाम की जो पेपर है उसके संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ, और वही सारे पेपर है वो आपको डाउनलोड करने हैं। तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या तो आप हमारी वेबसाइट है www.islifestyle.com, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि कई जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें पॉलिटी के कहीं पे 15 क्वेश्चन दिखाते हैं, कहीं पे 18 क्वेश्चन दिखाते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि जैसे पॉलिटी के करंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आप पॉलिटी करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यदि उनको आप पॉलिटी के सब्जेक्ट में गिनोगे तो यहाँ पे 17 या 18 क्वेश्चन आएंगे, और आप उसको करंट अफेयर में गिनोगे तो कम आएंगे। लेकिन आप मान के चलिए प्रीलिम्स में पॉलिटी सब्जेक्ट में आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन। उसके आगे मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी, तो तकरीबन 2 से 3 या 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंड रहता है कि जो इंटरनेशनल इश्यू है इंडिया का दूसरे कंट्रियों के साथ, वो कितना पूरे साल चला है, तो उसके ऊपर हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, या तो 3 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब करंट स्टैटिक को जोड़ के पूछा जाए तो। तो ये बात होगी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके आगे मैं बात करूं मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम में सिर्फ पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वेटेज रहेगा 115 से 125 मार्क्स, और क्वेश्चन वाइज गिने तो 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे, डिपेंड रहता है, 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 9 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 15 मार्क्स के ज्यादा पूछे तो वेटेज बढ़ जाता है, और 10 मार्क्स के पूछे तो उस हिसाब से बैलेंस रहता है। लेकिन आप 115 से लेके 130 यानी 110 से 130 की रेंज है, इतनी आप पकड़ के चल सकते हैं। पॉलिटी जो जनरल स्टडी की पेपर की मैं आपसे आप डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें आप मान के चल सकते हैं 115 से लेके 130 तक पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और बात करें 2019 के संदर्भ में, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके जनरल आइडिया के लिए है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि पॉलिटी प्रीलिम्स में आपको कितना मार्क्स का आएगा और मेंस में कितने मार्क्स का आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मटेरियल की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। तो एक ही बुक्स है, वो है एम लक्ष्मीकांत, जो आपको अच्छे से पढ़नी है। हालांकि एक ही बुक से आपका सब कुछ कवर नहीं हो जाएगा, लेकिन जो जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, वो इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। मैं बात करूँ आपको फंडामेंटल राइट्स की, फिर डीपीएसपी की, उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव की, फिर अपनी पार्लियामेंट की, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की, तो ये सारे टॉपिक आपको इन डिटेल प्रिपरेशन हो जाएंगे लक्ष्मीकांत से। इसके अलावा सोर्स की मैं बात करूँ तो वो आएंगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी क्या करना है, एनसीईआरटी जो पढ़ने शुरू करें तो स्टार्ट करना है 11th और 12th स्टैंडर्ड से। उसमें भी जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है और सोसाइटी है, ठीक है, वो पढ़ना स्टार्ट करना है पहले। शुरुआत एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करो तो उसमें आपको शुरुआत करनी है 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से। फिर रिस्पेक्टिवली आपको जाना है 6 to 10 स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी चीजें हैं वो आप 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है, और वही चीज अगर रिपीट होती है 6 to 10 स्टैंडर्ड में, तो वो आपको अवॉइड भी कर सकते हैं, या तो उसको आप फटाफट भी कवर कर सकते हैं, ताकि आपका एनसीईआरटी वाला जितना भी पोर्शन है वो कवर हो जाए। एम लक्ष्मीकांत के जो पोर्शन है उस पोर्शन में आपसे बात करूं तो करंट अफेयर का रोल ज्यादा है। ज्यादा कैसे है उसकी चर्चा हम करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको और आइडिया आएगा। लेकिन करंट अफेयर में भी क्या करना है उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो करंट अफेयर में आपको सबसे पहले रेगुलर पढ़ने की आदत डालनी है द हिंदू न्यूज पेपर, और दूसरा यदि आपको पढ़ना है तो वो है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको जिसकी भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे आप वो पढ़ सकते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं, और दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। यदि मैं आपको कोई राय दूं तो आप द हिंदू पढ़ना रखिए, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है तब भी कोई दो राय नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और द हिंदू अच्छे से पढ़े, एक ही पढ़ना है तो
तो वहीं से ही आपके जो करंट अफेयर बेस्ड पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। उसके भी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए तो आप, हमारी ये चैनल है IAS लाइफस्टाइल, तो उसमें डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस होता है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए, जिसमें हम सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो भी कोई न्यूज और एडिटोरियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल न्यूज को हम अवॉइड करते हैं। तो उसमें मैं आपको हिस्टोरिकल पॉइंट बताता हूँ, साथ में जो जनरल स्टडी के किस पेपर में किस टॉपिक के अंदर ये कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी हम डिस्कशन करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के संदर्भ में। और काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आपका भी स्टैटिक और जो अपनी एनसीईआरटी है या जीएस का सिलेबस है वो प्रिपेयर हो गया है तो उसका रिवीजन हो। दूसरी चीज आती है, उसमें पढ़ना है आपको योजना मैगजीन। याद रखिए, पॉलिटी के अंदर आपको जो स्कीम और योजना जो आती है, ठीक है, स्टेट वाइज और नेशनल, तो वो सभी आपको अच्छे से पढ़नी है, तो वो मेंशन की जाती है योजना मैगजीन के अंदर। और बात करूं डिटेल में पढ़ने की, तो आपको जो सारी योजना होती है उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे वो किस मंत्रालय में आती है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री में आती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसको, वो जो स्कीम लाई है उसमें क्या क्या क्लोजेस दिए गए हैं, किसके लिए वो स्कीम बनाई गई है। जैसा कि मैं आपसे बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण है, मान लीजिए किसान के लिए कोई योजना बनाई गई है, ठीक है, तो किस मंत्रालय में आती है। फिर स्वच्छता के लिए कोई योजना बनाई गई है तो किस मंत्रालय में आती है, उसका क्या टारगेट है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसमें दुविधा क्या है, वो ग्रास रूट लेवल पे एप्लीकेबल करने के लिए उसमें परेशानी क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको योजना मैगजीन से पता चलेगा। हालांकि वेबसाइट का भी जिक्र है, ठीक है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि उसका इतना इम्पेक्ट नहीं होगा जितना यदि आप ये दोनों अच्छे से करते हो तो, ठीक है। और उसके बाद आता है इंडिया ईयरबुक, वो भी आपको पढ़ना है। उसमें भी सब कुछ बाय लाइन बाय हार्ट पढ़ना नहीं है, जो पॉलिटी वाइज ये जो योजना है, ठीक है, जो स्कीम्स है जिसका इम्प्लीमेंट करने में जो दिक्कत आती है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके लिए क्या है, आप इंडेक्स देख लीजिए, ठीक है, इंडेक्स के यदि आपको कोई भी चीज अच्छा लगे तो आप उसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके सिवा इग्नू के भी कुछ मटेरियल है, वो भी आपको उपयोगी होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लीजिए, वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं टॉपिक वाइज। जैसे पॉलिटी के जो स्टैटिक पोर्शन रहेंगे, ठीक है, जो सीधे सीधे लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं और आप लिख सकते हैं। जैसा पूछा गया था ये अपने केक के ऊपर, ठीक है, तो वो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। दूसरा पूछा गया था अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है, तो ये डायरेक्ट दिया गया है लक्ष्मीकांत में और वही आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्वेश्चन से स्टैटिक पूछ लिया जाए तो। बाकी एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, आईआर के संदर्भ में बात करें तो, कि फ्रांस की जो सेक्युलरिज्म है वो इंडियन सेक्युलरिज्म से कैसे हम सीख सकते हैं उससे। सेम बात करें, क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो वो ज्यादा आपको आइडिया आएगा। अभी इन दोनों का जो रोल है, ठीक है, इस साल भी काफी अच्छे से उन दोनों ने काम किया है। तो वो डेली बेस ऊपर जो भी इश्यू रहेंगे, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई इश्यू हो गया, हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का कोई इश्यू हो गया, कि जैसे अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाले मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया, हाईकोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया, तो उस जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो दो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल में इन डिटेल चर्चा करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई कोई भी करंट का जो टॉपिक है, ठीक है, करंट में जो भी टॉपिक चल रहा है तो वहां से प्रीलिम्स और मेंस के अनुसार कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि हाल में करंट में ही एक सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो पहले बात करें मणिपुर स्टेट की, फिर हम बात करें कर्नाटक की, ठीक है, और मध्य प्रदेश की और अभी राजस्थान की भी। तो आपको पता होगा इन सारे राज्यों में जो एमएलए है, ठीक है, एमएलए है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो वो पार्टी चेंज कर रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किसके ऊपर, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। कौन कर सकता है, स्पीकर, ठीक है, उसमें स्पीकर है एज ए ट्रिब्यूनल वर्क करते हैं। कहाँ पे मेंशन है, मेंशन है शेड्यूल 10 में। अब शेड्यूल 10 हम कब लाए,
तो 1985 में, ठीक है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान दिया गया है? प्रावधान दिया गया है कि भाई कोई भी एक मेंबर है, एमएलए है, वो किसी भी पार्टी से चुन के आया है, वो सेल्फली अपने पार्टी से रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, वो पार्टी विप को मानने से भी इनकार कर दे, तब भी, यानी पार्टी ने डिसाइड किया है हमको यस में वोट करना है या नो में वोट करना है, तो वो पार्टी के अगेंस्ट जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। हालांकि 15 दिन की छूटछाट दी जाती है उनकी सफाई देने के लिए। फिर आता है कि मान लीजिए कि जो अपक्ष से जीत के आते हैं और वो किसी पक्ष को ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी वो एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, ठीक है, वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये मैंने क्या बताया कि जैसे करंट में जो एमएलए है, ठीक है, वो पार्टी बदलते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। जो मेंशन कहाँ पे है? जो मेंशन है शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 10 को हम कब लाए थे? तो उसको हम, जो पार्टी थी, जबकि इस एरा में बात करें, ठीक है, तो क्या था, इम्बेलेंस ज्यादा थी। मान लीजिए कोई भी एक विधायक है, वो किसी पार्टी से चुन के आते थे और वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया हमने? हमने शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, ताकि इस जो हॉर्स राइडिंग कहते हैं इसको, आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, हरियाणा के एमएलए के ऊपर से, तो इसको रोकने के लिए ये लाए गए। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे रुक गया कि नहीं रुक गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के पहले संदर्भ देख लेते, पहले देख लेते प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। कि मान लीजिए ये सबसे ज्यादा एंटी डिफेक्शन लॉ है, चर्चा में रहा है, ठीक है, उसमें स्पीकर का रोल भी काफी, जो ट्रिब्यूनल एज अ ट्रिब्यूनल काम करता है, क्योंकि स्पीकर जो डिसीजन देंगे वो फाइनल रहता है। तो इसमें जुडिशरी का क्या रोल है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कब कर सकती है, हाई कोर्ट कब कर सकती है, उसके भी प्रावधान दिए गए। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो स्टेटमेंट दिए है, इसमें से करंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दे दिए जाए, तो उसमें से सही पसंद कीजिए, या तो जो इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे आ सकते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन। बात कर लेते हैं मेंस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मेंस में पूछ लेते हैं कि भाई जो स्पीकर का है एज अ ट्रिब्यूनल वर्क करते हैं, लेकिन कई केस में हम ऐसा देख सकते हैं कि वो एज अ पार्टीशन, यानी एज अ ट्रिब्यूनल, वो सही से अपना काम नहीं कर पाते। क्यों? व्याख्या स्पष्ट कीजिए। या तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ ने जो इक्का दुक्का एमएलए अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं, उसके बजाय आपको एक प्रावधान पता होगा, यदि ए पार्टी है, वो बी के साथ विलय होके जो फाइनल ए या बी जो भी बने वो पार्टी बनती है, तो उसमें यदि 2/3 मेंबर एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन के लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो ग्रुप में, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा था, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखा था कि जो सिंधिया जी थे, तो उनके साथ उनके सारे एमएलए, जितने सपोर्टिव एमएलए थे, वो सब लोग कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइंट हो गए थे, और कांग्रेस की सरकार वहां पे गिर गई थी। तो क्या ये ग्रुपिंग जो चेंज है, ठीक है, एक साथ एक एमएलए चेंज नहीं होता है, पूरा ग्रुप चला जाता है, ठीक है, ताकि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई ना हो, तो इसको बढ़ावा देती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो इसी में मैंने आपको बताया इन सारे वर्डिक्ट में, और अभी जो कोरोना वायरस, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था, तो उसी टाइम पे शिव मोटो आपने सुना होगा, शिव मोटो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता है शिव मोटो, ठीक है, इसका आधार रहता है आर्टिकल 2032, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत शिव मोटो इश्यू करता है पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, वहां पे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला जाता है किसी भी आम इंसान के द्वारा भी, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस है उनके द्वारा भी, ताकि जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो अच्छे से मेंटेन रह सके। तो इसमें भी जो शिव मोटो है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आ गया है। तो सेम फिर से उसको क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर डेली बेस पे करंट अफेयर में कोई ना कोई न्यूज में भी कोई ना कोई वर्डिक्ट तो होता ही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक वर्डिक्ट चल रहा है प्रशांत भूषण जी का, आपको पता हो तो।
तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुमोटो इश्यू किया गया था। ठीक है, तो ऐसे जब भी कोई सुमोटो देता है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है, तो वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। तो याद रखें, ये सारे ऐसे टॉपिक है कि जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद आपको कभी भी स्टैटिक के साथ, यानी जो एम लक्ष्मीकांत से आए, जीएस के आए या एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंडियन सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सके, इसके मार्क्स आपसे ना जाए। सेम इसमें मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो वेलफेयर स्कीम है उसमें और गवर्नेंस में, तो ये सारा पोर्शन जितना भी रहता है, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर उसका जो भी एडिटोरियल आते हैं, ठीक है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हम बात कर रहे थे, तभी मैंने आपसे बात किया था कि डेटा प्रोटेक्शन से, डेटा प्रोटेक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है, उसका डिस्कशन किया था। फिर सुमोटो में ही हमने डिस्कशन किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है उनकी परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे सारे जो डिस्कशन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, जैसे इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडियन नेपाल रिलेशनशिप, इंडियन श्रीलंका रिलेशनशिप, ठीक है, तो इन सारे जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप, इंडियन रशिया रिलेशनशिप, तो ये सारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या तो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी इन डिटेल डिस्कशन कहाँ आती है, द हिंदू में आती है। यदि आप वो अच्छे से पढ़ना रखे, वो डेली बेस पे पढ़े और समझे और वहीं से आप नोट्स बनाते जाए, तो स्टैटिक के साथ साथ जीएस और एनसीईआरटी के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर होता जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जब भी क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लिखिए जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है, कहाँ पे, जीएस पेपर 2 में, तो आपके मार्क्स 100 प्लस आने के चांस बढ़ जाते हैं। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए तो मान लीजिए आपको सिर्फ इश्यू पता हो कि जो भी इश्यू है वो क्या है और न्यूज़ क्या चल रही थी, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल आप प्रीलिम्स में अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए एज अ प्रिपरेशन जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए, वो मैंने अच्छे से आपको समझाई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अभी मैं आपको बोलूंगा जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी टॉपिक है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत बुक इनफ है। बाकी जो अपनी वेलफेयर स्कीम है तो उसके लिए योजना मैगजीन, और आप गवर्नेंस के लिए जो द हिंदू है वो पढ़ सकते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सब बारे में आप जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है और जो बड़े बड़े अपने संगठन है, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर और बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वो ऑर्गेनाइजेशन और बाकी करंट में जो भी टॉपिक चल रहा है इंडियन इंटरेस्ट में, ठीक है, वो आप अच्छे से करें तो आपका जीएस पेपर 2 में 100 प्लस स्कोर करना आसान हो जाता है। अभी से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए, ताकि यदि आप 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं या 2022 में, तो ये सारे टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद 100 प्लस स्कोर करने में आपको आसानी रहेगी। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ बात था। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। और ये सारे अदर वीडियोस है जो आपके लिए उपयोगी होंगे तो आप वो देख सकते हैं। और यदि आपने जनरल स्टडी पेपर 1 है उसके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जियोग्राफी के लेक्चर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अंत में आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।